नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हिंदी है, जीएस है और उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो शुरू करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न हिंदी का प्रश्न है हमारा। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है पाली, सी है खड़ी बोली और डी प्राकृत। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इसका होगा पाली भाषा है। ठीक। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषिक अवस्था रही है जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश है। यह गौतम बुद्ध की भाषा भी है। ठीक। बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा का उपयोग हुआ है। जैन धर्म में प्राकृत ये जैन की है। ठीक। खड़ी बोली के अमीर खुसरो हैं। ब्रज भाषा इधर ब्रज साइड की है। तो इसका सही जवाब फिलहाल है पाली भाषा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या है? ठीक। अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को या चित्रों को। तो लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि है लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो वस्तुतः भाषा के उच्चारित ध्वनि रूप को दृश्य रूप देखने के लिए लिपि का विकास होता है। लिपि संबंधित भाषा के प्रतीकों, चिन्हों, वर्णों, अक्षरों को आकार देती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो हिंदी वर्णमाला को आकार देती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा में होती है, रूपक में होती है, अनुप्रास या श्लेष। तो एक से अधिक बार जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनु जो तर तमाल तरवर बोचा, तो एक से अधिक बार ता आया है ना, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। रूपक में किसी के वर्णन को किसी दूसरे से तुलना की जाए तो वहाँ रूपक होगा। श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, श्लेष में चिपके हुए रहते हैं। उपमा जब किसी की तुलना किसी और से की जाए। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रभात। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, कौन सा है? तो अनुप्रास है, बी उपमा, सी रूपक या डी उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा में आपको पहचान के लिए शब्द हम बता दें, जन जानो मन मानो शब्द आते हैं इसमें। तो देखो इसमें मानो शब्द ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी आंसर। प्रस्तुत इन पंक्तियों में पीताम्बर ओढ़े श्याम कृष्ण उपमेय में नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन धूप उपमान की संभावना की गई है। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? प्रतिमान जो है इसमें समास कौन सा है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है अव्ययभाव, सी है द्वंद्व या डी दिग। तो प्रति जब पहला पद अव्यय हो तो वहाँ पे क्या होता है? अव्ययभाव होता है। जाहिर सी बात इसका बी ऑप्शन सही होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते, द्विग में संख्यावाची होता पहला पद ना। अगला प्रश्न हमारा है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्ध विराम होगा, प्रश्नवाचक होगा, अल्प विराम या उप विराम होगा। तो यहाँ पे जो होगा विराम चिन्ह है वो फिलहाल अल्प विराम का प्रयोग होगा। इसमें अल्प विराम कैसा होता है? ऐसे करो, ये है अल्प विराम। ठीक। इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग विराम ठहराव होता है यदि यह हिंदी में प्रयुक्त सभी विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक। स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए। अन्वय, किंचित, तद्रुप, नीरस। तो स्वर संधि का जो है उदाहरण वो फिलहाल अन्वय होता है। इसमें अनु प्लस अय मिला के बनता है, जैसे अनु प्लस अय बना के अन्वय बनता है। ठीक। इसमें उ और प्लस आ बराबर व बनता है। ठीक। ये परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती? पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति या कार्यालय आदेश। तो जो कार्यालय आदेश होता है उसके अंतर्गत ये सारे सिस्टम होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कारक के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 या 8 होते हैं। तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक।
बता दें इनके नाम। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। संस्कृत में 6 होते हैं जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती है। हिंदी में 8 होते हैं, याद रखिएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो इसका जो सही जवाब है ये पूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि काम पूरा हो गया है तो पूर्ण भूतकाल होगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहाँ पे क्या होगा? संदिग्ध होगा, संदिग्ध होगा भूतकाल, या संभाव्य होगा, या अपूर्ण वर्तमान। तो इसमें जो होगा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया संदेह का बोध हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 6 या डी 8। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है फिलहाल वो 3 प्रकार से होता है। इसमें बता दें कौन कौन से, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, यही 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, पद कहते हैं, कारक कहते हैं या समास कहते हैं? तो क्रिया के जो मूल रूप है उसको हम लोग कहते हैं धातु कहते हैं। ठीक, धातु ही शब्दों के निर्माण के मूल तत्व होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कछुआ धर्म और मारेश मोह उठाओ किसकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इसका है बी ऑप्शन सही होगा। और इनकी रचनाएं हम बता दें तो उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय क्या है? मेरा मित्र है या चित्रकार है? सी है बहुत अच्छा चित्रकार है, डी बहुत अच्छा। तो इसमें क्या होगा? बहुत अच्छा चित्रकार है, यह इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। मेरा मित्र राकेश वाक्य का उद्देश्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? विधि निषेध, आह्वान विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमी या हलाहल। तो इसका जो सही जवाब होगा आग्रह का विग्रह जो दिया हुआ है यह वाला गलत है। विग्रह का विलोम समास तथा संधि होता है, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, इसका चयन कीजिए। पतोहू, बहू, वधू, पुत्र वधू, पत्र पत्थर, खत पत्रा, पथ पानी, राह डगर, पत्ता पति, प्रश्न पाण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो फिलहाल होगा पहला ऑप्शन, ये वाला, पतोहू, बहू, वधू, पुत्र वधू, ये होगा। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ए 3, बी 4, सी 1 या कोई नहीं। तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें से कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा, हाँ धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा, धोखा और दराज, धोखा और दराज। तो कपट माने होता है धोखा और कपाट माने होता है दरवाजा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, उपसर्ग व शब्दांश है, किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, किसी शब्द के मध्य में जुड़ते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द में कहीं भी जुड़ता है। तो किसी शब्द के जो आगे जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या सर्वनाम। तो लंका का राजा रावण में जो दिया हुआ है इसका सही जवाब होगा संज्ञा पदबंध होता है ये। अगला प्रश्न हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, मात्रा है, वर्ण है या कोई नहीं?
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं ये शब्द। अगला प्रश्न हमारा है कंठवर्ण कौन सा? ई, यस, ब, आ, हा, विसर्ग, री, रसा, अल्ला। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये होगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। संस्कृत में पढ़ने वालों को पता होगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा के अंतर्गत ये शब्द आएंगे। ठीक, इचूषा नाम तारू, ऋतुषा नाम मूर्धा, ऋतुषा नाम दंता, ये सब ऐसे आएंगे। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं तो इसका मतलब अल्प प्राण है। तो का, खा, गा, घा ये महाप्राण है। चा, छा, जा, झा ये भी महाप्राण, ये भी महाप्राण, ये भी महाप्राण, पर जा है जो या अल्प प्राण का उदाहरण है। 24 के बाद 25वां प्रश्न हमारा बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? चकित, देखते रहना, विपलक या निर्मेष। तो बिना पलक झपकाए वाले के लिए निर्विमेष होता है। अगला हमारा अपठित गद्यांश है, इसको हम पढ़ते हैं। आजकल पढ़े लिखे नाविकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए, वहाँ की सुख चैन की ज़िंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। आगे है माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की ज़िंदगी और वहाँ के तथाकथित सभ्यता में इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों सगे संबंधी अपने भारतीय मित्रों और माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार, उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। आगे है अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहना ही क्या। कुछ को छोड़कर ज़्यादातर के ये ही हाल हैं। इसमें उन बच्चों को उतना दोष भी नहीं है और न विदेश भेजने वाले विभाग ही कदाचित उतने दोषी है। शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रह गई है। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रखने वाले ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर उसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसना नहीं चाहते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा में माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हंसाई के डर के साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते बच्चों के वियोग में अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है इसी गद्यांश से आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा कथन लगता है? माँ बाप की गरीबी दूर करने एवं उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने के लिए। बी ऑप्शन है बुढ़ापे में माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के लिए। सी है अपने पड़ोसियों रौब गांठने उद्देश्य से। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल इसका डी ही ऑप्शन है। यही ऑप्शन इसका बिल्कुल तर्क रहित सहित है। अगला प्रश्न हमारा है विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? ऑप्शन है बच्चों के प्रति उपजई नाराजगी के कारण, गरीबी के अभाव कारण, और इधर ऑप्शन है 1 मिनट जी सी है भाग्य और अपनी भवितव्यता का खेल समझकर जन हंसाई से। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल जन हंसाई से बचने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए दोषी कौन है? पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चे के साथ बसने की इच्छुक माँ बाप, माता पिता का बिना
बाद का कष्ट और जिद, 2 पीढ़ियों का अंतराल, नए माहौल में नए देश में बसने वाले बच्चे। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल 2 पीढ़ियों का अंतर होता है, ठीक, अंतराल है। अगला प्रश्न हमारा है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ कैसे ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत किया जिसके उसने संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। बच्चे के खान पान या ऐतराज करते होंगे, विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज दुर्व्यवहार करते होंगे, ये भी नहीं सही। बच्चों के परिवार के सदस्य पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन का ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे, बच्चे के पैसे मांग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क। बच्चों के माँ बाप, अधूरे संस्कार, बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने, विदेश में जा बसे बच्चे। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल अधूरे संस्कार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए अनुक्रम, ये रीजनिंग के प्रश्न है। अब हम आगे कुछ जीएस के प्रश्न होंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कहाँ गया जीएस, जे आया इधर, एक मिनट, ये यहाँ जीएस के प्रश्न है ना, इनका पढ़ लेते हैं। जी रहा प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार। तो मोहनजोदड़ो का जो सही अर्थ होता है वो फिलहाल होता है माउंट ऑफ द डेथ होता है। इसमें मृतकों का कटीला जिसे कहते हैं, हिंदी में सुना होगा ना। अब इसकी बात करें तो राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। लोथल है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो इसका जो सही जवाब होगा, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा ये है, यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। इसे स्थानीय रूप से कोतड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात का बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो बताया ही अभी। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में है। रामायण में है, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण या उपनिषद में है। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका जो सही जवाब है फिलहाल इसका सही है। और इसमें सूदखोर को कुशी दिन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस में क्या कहा जाता है किसी को ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। कावेरी है, ब्राह्मणी है, वैगई है, पेन्नार है। तो इसमें जो है पिनाकिनी नदी के नाम से जाने जाने वाली है पेन्नार नदी है। इसको पिनाकिनी नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। नर्मदा का है, गोदावरी का, कृष्णा या कावेरी का है। तो जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है पश्चिम की ओर से। इसकी जो लंबाई हम बता दें 13 से 12 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, ठीक। और यह है लंबाई इसकी 13 से 12 है और यह अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इधर कृष्णा नदी की जो लंबाई बताएं तो 1401 किलोमीटर है। गोदावरी की जो है लंबाई 1465 है। इसकी सबसे बड़ी नदी है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और 1300 कावेरी की है, शायद 1300 लगभग कुछ है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। बेतवा, चंबल, केन या सोन। तो यमुना से न मिलने वाली नदी फिलहाल हम बता दें आपको तो जो है ये है सोन नदी, क्योंकि ये सोन नदी पटना के समीप दाईं ओर गंगा नदी में मिल जाती है। जबकि बेतवा, चंबल, केन नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी के किनारे नदिया के पास पिक्चर भी बनी थी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो इसका जो सही जवाब होगा तेज, सतत और अधिक समावेशी और
अधिक कहाँ गया, इसका सही जवाब तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास होगा। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल समय बता दे तो 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था। सॉरी, ये और इसकी वास्तविक दर 5%, कृषि वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, प्रत्येक राज्य की औसत उच्चतम आर्थिक वृद्धि दर 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। अगला प्रश्न हमारा है इधर 53 नंबर। जी, श्वेत क्रांति के जनक कौन, भारत में पूछा है। नॉर्मन एडवर्ड, स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, बलवंतराय मेहता। तो जो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। वर्गीज कुरियन कहाँ गई, ये हैं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से उत्पादन से होता है। ठीक। हरित क्रांति के स्वामीनाथन थे जो अभी 98 साल की उम्र में। बलवंतराय मेहता मौलिक कर्तव्य के लिए जाने जाते हैं। 1976 में संविधान संशोधन करवाए थे ना स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है। एक मिनट, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए नेहरू, बी गांधी, जेपी नारायण या एम.एन. राय। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल एम.एन. राय ने दिया था। इस विचार को मूल रूप से 1934 संविधान सभा का सुझाव जब हुआ तो एम.एन. राय ने दिया था इसको। इसके बाद दिसंबर 1936 की कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। प्रश्न नंबर 56 है, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, एस.सी. मुखर्जी और के.एम. मुंशी। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल इसका सही जवाब फिलहाल मुखर्जी दे, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक। बात करें संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय और अपराधिक क्षेत्रों के परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब अलग अलग थे। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। ठीक। और मौलिक अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक वाले तो बताई थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है। जूल है, पास्कल है, वोल्ट है या वाट है। तो प्रतिबल का जो होता है किसी पिंड पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उससे एक प्रत्यानयन बल विकसित होता है। यह प्रत्यानयन बल मान में प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा के विपरीत होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक। तो इसका जो सही जवाब होगा पास्कल होगा ये। अगला प्रश्न हमारा है ऊर्जा की मात्रा कैलोरी, दबाव का एसआई मात्रक का मीटर, केल्विन, पास्कल है। तो दबाव का जो होता है वो फिलहाल पास्कल होता है। ठीक। पराध्वनि गति का मापांकन किस इकाई से होता है। हर्ट, मैक, नाट या रिएक्टर। तो इसका जो सही जवाब होगा पराध्वनिक वाला इसका होगा मैक से होगा। ये होता है बी ऑप्शन। लड़ाकू विमान की गति की तुलना ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात है। जैसे यदि किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो इसकी गति 1 मैक मानी जाएगी।
आवृत्ति की मात्रा घाटा जो होता है भूकंप का परिणाम रिएक्टर और समुद्री जहाज का नाटिकल मेल होता है ना। अवमूलन का अर्थ क्या होता है? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा, चल पूंजी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो इसका जो सही जवाब होगा अवमूलन होता है, ये पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना? महाराष्ट्र, आंध्र, मिजोरम या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब होगा मिजोरम होगा, जिसकी राजधानी आइजोल है। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत इसने की, इस शुरुआत के साथ ही मिजोरम ABDM माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2023 की US ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का टूर्नामेंट किसने जीता? कोको गफ, आर्यन साबालेंका, इगा स्वियातेक या बेलिंडा बेंकिक? तो इसका जो सही जवाब होगा कोको गफ ने आर्यना साबालेंका को हराया था। ठीक, तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा। और आगे बात करें तो पुरुष वर्ग में यह खिताब सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा स्पेन ने इंग्लैंड को पराजित कर यह जीता था खिताब। तो इसका सही जवाब इंग्लैंड है। इसमें स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था यह खेल। 63 के बाद 64 है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या आदित्य बिरला? तो इसका जो सही जवाब होगा रतन टाटा को दिया गया था। पहले उद्योग रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर मुंबई में है, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु? तो 3D मुद्रित डाकघर है जो है ये फिलहाल बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया। ठीक, अगस्त 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। बेंगलुरु शहर के कैम्ब्रिज जे लेआउट में इस डाकघर का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा IIT मद्रास तकनीकी मार्गदर्शन में किया। लार्सन एंड टूब्रो जो है राम मंदिर के निर्माण में भी साथ में यही है कंपनी। अगला प्रश्न हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या 3 नवंबर? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोगकर्ता, सूचना वैज्ञानिक या अभियंता? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपयोगकर्ता, जिससे कहते हैं यूजर। अगला IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों की संख्या, उत्पादन की संख्या, डायोडों की संख्या? तो IC के जो होता है यह एक सिंगल चिप लगाए जाते हैं, ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार होता है। ये पहला ऑप्शन होगा। IC चिप सिलिकॉन की बनी होती थी और बेंगलोर कहते हैं सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न, एक निबल किसके बराबर होता है? कितने बिट के बराबर होता है? 32, 4, 8 या 16? तो एक निबल जो होता है वो फिलहाल 4 बिट के बराबर होता है। ये सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम, रेक्टिफिकेशन, यूटिलिटी, पैच, ये सभी। तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां एरर होते हैं उनको बग कहते हैं। इनको ठीक करने के लिए उपयोग में आने वाले प्रोग्राम को पैच कहते हैं। ठीक, इसका सही जवाब। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रोग्राम, एक माइक्रो प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है यह एक विंडोज भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ग्राफिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+S, Ctrl+Tab, Ctrl+Tab, Alt+S? तो Ctrl+S से तो होगा सेव। ठीक, तो इसमें क्या शॉर्टकट होगा? Ctrl+Tab होता है इसके लिए सही जवाब।
अगला प्रश्न हमारा एक सोर्स प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में, एक प्रोग्राम जिसकी मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। तो इसमें से कोई नहीं, तो फिलहाल ऑप्शन इसका सी है। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ से दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। कंप्यूटर सुरक्षित पहचान उत्तरदायी व्यक्ति। तो इसका सही जवाब फिलहाल ये होगा, हैकर यही होते हैं, दूसरे कंप्यूटर में घुस के उनका पूरा डाटा खींच लेते हैं। ठीक, 74 के बाद 75 नंबर इधर आते हैं। सफारी क्या है? सफारी वो नहीं जिसमें बैठ के घूमते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र। तो सफारी जो होता है एप्पल द्वारा विकसित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है। ठीक, जो वेब कीट इंजन पर आधारित है। इसको सर्वप्रथम 7 जनवरी 2003 को जारी किया गया। तो इसको 2003 को जारी किया गया था। ये जैसे हैं ओपेरा है और मोजिला है, फायरफॉक्स, ये है ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP, TCP, IP या UDP। तो प्रोटोकॉल के नाम से तो यही जाना जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा होता है ना इसका फुल फॉर्म। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल यही होगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने वाले शॉर्टकट को क्या कहते हैं? Ctrl+S, Ctrl+L, Ctrl+A या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है Ctrl+K जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती क्या कहते हैं? चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका फिलहाल जो सही जवाब होगा वो होगा ऑडियो वीडियो के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। ठीक, ईमेल में नहीं कर सकते, चैट में सिर्फ मैसेज करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन से एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? लेफ्ट, राइट, टॉप या जस्टिफाइड। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल टॉप, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है एक डेटाबेस में फील्ड होते हैं लेबल, सूचना की तालिका, संबंधित रिकॉर्ड का समूह, जानकारी की श्रेणी। तो इसका सही जवाब होगा एक डेटाबेस में फील्ड जानकारी की श्रेणी होती है। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 81 है कौन सा सम्मिलित नहीं है? जोश मलिहाबाद, रघुपत साहब फिदाक कानपुरी, जिगर मुरादाबाद या चकबस्त लखनऊ। तो जोश मलिहाबाद सही है। रघुपत साहब जो कानपुर से नहीं, ये तो गोरखपुर के हैं, गोरखपुर। ठीक, और ये जिगर मुरादाबाद ये भी सही, इसका बी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न हमारा है यूपीएस पेपर से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1974, 1978, 1984, 1990। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका हम सही जवाब बता रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि वानिकी विकास है तो अभिशाप है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्न प्रथा के तहत किसान चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, परंतु वर्तमान में यह प्रथा अब कृषि एवं वानिकी के लिए नुकसानदायक है साबित हो रही है, क्योंकि इन पशुओं की वजह से फसलों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में देख रहे हो क्या कंडीशन है, लोग रात रात भर जानवरों को ताकते हैं बैठ के खेतों में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है? चंद्रप्रभा, किशनगंज, हस्तिनापुर या रानीपुर। तो सबसे बड़ा जो है फिलहाल हस्तिनापुर है। यह कई 3 जिलों से जुड़ता है। इसका क्षेत्रफल है तो 2073 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी।
हस्तिनापुर 1986, 2073 बिहार चंद्रप्रभा फिर है, किशनगंज है, फिर रानीपुर है, इसके बाद अदर सब आएंगे। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल 2017 में किया गया था। किसान समृद्धि योजना मुख्यमंत्री इस आयोग का अध्यक्ष होता है, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष होते हैं। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग में सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 85 के बाद 86 नंबर। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश में किसे लाभान्वित करती है? एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर? तो अर्जुन बांध जो है फिलहाल ये महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पे बनाया गया है। इसका 1957 में पूरी तरह से ये बन के तैयार हुआ था, 1957 में। ठीक, अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर को सिंचाई की सुविधा दी जाती है। लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि से सिंची जाती है। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते? कानपुर, झांसी, लखनऊ या वाराणसी? तो ये झांसी में मिलते, कई बार प्रश्न पूछा गया है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, अवध का है, पूर्वांचल का या रोहिलखंड है? तो कार्तिक जो नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बात करें इसकी तो श्रीकृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। अवध के लोग कलाबाजी नृत्य एवं पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा, गायकी मुबारक। तो इसका जो सही जवाब है मिर्जापुर भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। मिर्जापुर में कजरी गाई जाती है। ठीक, ये वाला गलत है इसका। अगला प्रश्न हमारा सुमेलित करने वाला देखते हैं। देवी पाटन मेला आगरा, कांपी मेला बलरामपुर, बटेश्वर मेला फर्रुखाबाद या ददरी मेला बलिया? तो इसमें देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? आगरा में नहीं लगता है, ये तो बलरामपुर में लगता है भाई, बलरामपुर पहला ही सही है। और कांपी मेला जो है इसमें पूछा क्या है? सही उत्तर नहीं, सॉरी इसको मिलाना है, 1 मिनट। इसका जो सही जवाब है देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर, 1 मिनट। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है। ठीक, और कांपिल मेला जो है ये फर्रुखाबाद में है। बटेश्वर जो है ये आगरा में है और ददरी मेला बलिया में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 किस में है? 2, 3, 1, 4 इसका आंसर जो है ये होगा सी जवाब। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? 1990, 1995, 2000 या 2005? तो इसकी जो स्थापना है 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे बना? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या बांदा में? तो विकलांग विश्वविद्यालय जो फिलहाल बना है वो बना है ये लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की हम बात करें तो 2008 में ये प्रस्तावित पारित किया गया था, जिसका नवंबर 2011 में उद्घाटन हुआ था। 1 मिनट, क्या हुआ? 2011 में इसका उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त चित्रकूट में पहले से ही जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 7 अगस्त 2021 को हुई थी। जगतगुरु रामभद्राचार्य इस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलपति हैं। यह भारत और विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित किया गया। अगला प्रश्न हमारा है अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने हेतु मंजूरी मिली? आगरा में, लखनऊ में, फर्रुखाबाद या कानपुर में? तो अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान बनेगा। ठीक, पेड़ों की शाखा खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा आगरा के सिंजना में स्थापित की जाएगी।
अगला प्रश्न हमारा है CSIR NBIR लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प की नई प्रजाति। NBIR 108, नमो 108, NCR 108, ये डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फिलहाल सही जवाब जो होगा वो होगा नमो 108, क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक, इसीलिए इसको नमो 108 नाम दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश व फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितनी राशि राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। तो बजट के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम बता दें। इसका जो सही जवाब होगा, देखो, वित्त मंत्री के बारे में हम बात करें तो जो सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट, इसमें कुल राशि राज्य बजट अनुमान कितना है ना, तो 60,69,024,2 ये है इसका राज्य बजट, ठीक। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय वर्ष 2023 में कुल इतना बजट प्रस्तुत किया गया था। अगस्त 2023 में प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल है? 58, 55, 52 या 46? तो इसका जो सही जवाब है, फिलहाल इसमें तो 55 शामिल किए गए थे 508 में। अब इसमें नीचे दिए गए कूट मिलाना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान, देखो सब्जी अनुसंधान तो फेमस है, ये तो वाराणसी में है, ठीक। दलहन वाला तो कानपुर में है, और उपोष्ण उद्यान जो है वो है लखनऊ में, ये वाला। बाद में खाद्य वाला जो है ये पड़ेगा नोएडा में। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका होगा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 कौन है? पहला ऑप्शन इसका, ये वाला सही। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें भी कूट मिलाना है। चमड़े के समान सुरमा और इत्र वगैरह, तो अब पहले जो आए आप उसको करो। बरेली का सुरमा फेमस है, पढ़ा होगा आपने। इत्र के लिए कन्नौज है। चमड़े के सामान जो है कानपुर में मिलता है, और चिकनकारी के लिए लखनऊ। तो सही जवाब क्या होगा इसमें? 4, 3, 1, 2, 43, 12 किसमें है? 43, 12 पहला ऑप्शन इसका सही ये। अगला प्रश्न हमारा है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर है? गंगा और वरुणा, बेतवा और चंबल, यमुना और काली गंगा व सोन। तो इसका जो सही जवाब है, गंगा और वरुणा नदी कहाँ गई है? गंगा वरुणा, ये ऑप्शन में है, पहला सही होगा, ठीक। सारनाथ में हिरण पार्क वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन जिसे बोलते हैं विशेष आर्थिक को मंजूरी मिली? तो 30 है, 31 है, 21 है, 11 है। तो इसका जो सही जवाब है 31 है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो ये थे आज के हमारे जूनियर असिस्टेंट महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए प्रश्न लाए थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी हमारे नए दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम फिर मिलेंगे कल करंट अफेयर की क्लास को लेकर, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की। तो तब तक के लिए बाय। सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। चुनाव के बाद सारी एग्ज़ाम की तिथियाँ घोषित हो रही इसी बीच में, तो तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें, जिससे 2024 में आपको जॉब लग जाए। बाय सभी को, थैंक्स देखने के लिए।